ये बैक्टीरिया बढ़ते हुए कंसंट्रेशन के एंटीबायोटिक्स में पनप रहे हैं। जब ये बैक्टीरिया पहली एंटीबायोटिक की पट्टी से टकराते हैं तो बढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन तब एक म्यूटेंट पैदा होता है जो कि एंटीबायोटिक की मार में भी जिंदा रहना सीख जाता है। फिर एक और म्यूटेशन होता है और अब बैक्टीरिया 10 गुना कंसंट्रेशन में भी जीवित रह सकते हैं, फिर 100 गुना, और अंत में इवोल्यूशन के सिर्फ 11 दिन के बाद ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के उस द्रव्य के 1000 गुना स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन को भी झेल सकते हैं जिसमें वो शुरू में मर जाते थे। आप इवोल्यूशन होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अभी मैं मिशिगन के लिए निकल रहा हूं दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले इवोल्यूशन के एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए। ये हैं रिचर्ड लेंस्की। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 33 साल पहले शुरू किया था और अपने सहयोगियों की एक टीम की मदद से लगातार वे इसे वीकेंड्स पर भी जारी रखते हैं। इस लैब में जीवित ई कोलाई बैक्टीरिया के 12 फ्लास्क हैं। ये वो चुनिंदा और भाग्यशाली बैक्टीरिया हैं जो एक लैब में 3 दशकों के एवोल्यूशन में जिंदा बच गए हैं। तो यहाँ 12 लॉन्ग टर्म लाइन्स या वंश हैं। 1988 में इनके अकेले पूर्वज ने इन 12 अलग अलग आबादियों को जन्म दिया और उस दिन से ये स्वतंत्र रूप से बढ़ रहे हैं और डिवाइड होते जा रहे हैं। तो वे कैसे इवॉल्व हुए हैं? कुछ और भी इवोल्यूशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि लंबे चले थे, जैसे कि ये 1896 से इलिनॉइस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक मकई की सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें हर साल केवल एक पीढ़ी मिलती है, जबकि इन बैक्टीरिया की एक ही दिन में 6 या 7 पीढ़ियां पनप जाती हैं। इसलिए 33 साल बाद इन फ्लास्क में बैक्टीरिया की 74,500वीं पीढ़ी होती है। अगर मनुष्यों में ऐसा होता तो ये होमिनिड इवोल्यूशन के 15 लाख सालों के बराबर होता। इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए हम जो करते हैं वो ये है कि हम पेट्री डिश पर बैक्टीरिया की एक बड़ी पॉपुलेशन को डाइल्यूट करते हैं और फिर एक सेल एक कॉलोनी बना लेता है और फिर हम एक कॉलोनी से थोड़ा सा लेकर एक नई पॉपुलेशन शुरू करते हैं, किसी दूसरी कॉलोनी से थोड़ा सा लेकर दूसरी पॉपुलेशन शुरू करते हैं। लेकिन इसका सार ये है कि ये सभी सिर्फ अकेले सेल से शुरू किए गए थे और ये जरूरी भी है क्योंकि इसका मतलब है कि अगर हम एक ही चीज को रिप्लिकेट हुई हर पॉपुलेशन में देखते हैं तो इसका कारण ये नहीं हो सकता कि ये सब एक ही जेनेटिक वेरिएंट से शुरू हुए थे और नेचुरल सिलेक्शन बार बार एक ही चीज को चुनता जा रहा है। इस तरह के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिर्फ इंडिपेंडेंट म्यूटेशन से ही उभर सकते हैं, चाहे ये कुछ भी हो, जो पूरी 12 रिप्लिकेट आबादियों में रिपीट होता जा रहा है। लैब का वातावरण उस वातावरण से बहुत ही अलग होता है जिसके बैक्टीरिया आदि होते हैं। ये बड़ा सिंपल होता है जिसमें कोई अन्य जीव मौजूद नहीं होता। इन्हें 37 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है और वे एक ही घोल में रहते हैं जिसमें ग्लूकोज, पोटेशियम फॉस्फेट, साइट्रेट और कुछ दूसरी चीजों का मिश्रण होता है। उनका एकमात्र कार्बन स्रोत ग्लूकोज है जो कि सीमित है। और सबसे ज्यादा जरूरी है उस ग्लूकोज का सेवन करना और उससे बच्चे पैदा करना, जिससे ये जल्दी से जल्दी अपने आप की नकल पैदा करते रहें। हम यहाँ इसी के द्वारा सिलेक्शन कर रहे हैं। प्रत्येक फ्लास्क में हर दिन बैक्टीरिया 6 या 7 बार विभाजित होते हैं, जिससे उनकी संख्या 100 गुना बढ़ जाती है। आमतौर पर पीढ़ियों के बारे में हम ऐसा सोचते हैं कि जितना समय बीतेगा ये उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन इन जीवाणुओं के मामले में इनकी पीढ़ियां उतनी ही बढ़ती हैं जितने संसाधन उपलब्ध होते हैं। अगर हमारे पास 10 गुना ज्यादा सॉल्यूशंस उपलब्ध हैं तो ये अपनी तादाद एक्स्ट्रा 10 गुना ज्यादा बढ़ा लेंगे। पिछले 33 वर्षों से लगभग हर दिन ये ट्रांसफर की प्रक्रिया लगातार की जा रही है। प्रत्येक फ्लास्क से 0.1 मिलीलीटर या 1% सॉल्यूशन को उसी सॉल्यूशन वाले एक नए स्टेराइल फ्लास्क में ट्रांसफर किया जाता है। ये असल में बैक्टीरिया को 100 गुना ज्यादा डाइल्यूट कर देता है। इससे उन्हें जगह और साधन मिल जाते हैं जिससे वे अपनी तादाद फिर से बढ़ा सकें और विभाजित हो सकें। इस तरह उनकी आबादी 100 गुना ज्यादा बढ़ जाती है और ये प्रक्रिया अगले दिन फिर दोहराई जाती है और फिर उसके बाद का दिन और उसके बाद का दिन और वीकेंड्स पर भी। ये प्रक्रिया 3 दशकों से भी अधिक समय से इसी तरह चल रही है। उन बैक्टीरिया का होता क्या है जिन्हें नए फ्लास्क में ट्रांसफर नहीं किया गया, मतलब बाकी के 99%? ये ऑटोक्लेव रूम है। ऑटोक्लेव रूम में क्या होता है? हर दिन 99% कोलाई इस भयानक कमरे में मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो मतलब ये एक बैक्टीरिया के शमशान की तरह है? बिल्कुल ऐसा ही।
आप कल्पना कीजिए कि अगर वैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं किया होता और इसके बजाय सभी बैक्टीरिया को हर दिन बढ़ने के लिए 100 गुना अधिक साधन दे दिए होते, तो ये एक्सपेरिमेंट जल्द ही काबू से बाहर हो जाता। दूसरे दिन आपको 1 क्यूबिक मीटर सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 13वां दिन आते आते ये प्रयोग पृथ्वी के वॉल्यूम से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा और 42वें दिन तक ये एक्सपेरिमेंट पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जेनेटिक्स का पूरा आइडिया ही इस बारे में है कि ये कांस्टेंट रहें और इसमें म्यूटेशन बहुत ही कम हो। सही कहा। फिर भी आपके एक्सपेरिमेंट से ऐसा लगता है कि वे इतने भी रेयर नहीं हैं। तो हमारा अनुमान है कि हमारे इन बैक्टीरिया में शायद 100 में से केवल एक सेल में, यहां तक कि 1000 में से एक में कोई एक म्यूटेशन होगा। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। इसके विपरीत मनुष्यों के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि हमारी प्रत्येक संतान में शायद 10, 20 या 50 तक नए म्यूटेशन होते हैं। तो बैक्टीरिया बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन वे एक छोटे से फ्लास्क में भी अरबों की तादाद में है। और इसीलिए यदि आपके पास म्यूटेशन करने का 1000 में से एक चांस भी है, तो आप अरबों की तादाद में हो, तो हर दिन हमें इनमें से किसी न किसी फ्लास्क में लाखों नए म्यूटेशन मिल सकते हैं। तो ये किसी नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया के काम करने के लिए काफी सारे वेरिएशन है। हो सकता है उनमें से आधे म्यूटेशंस ने बैक्टीरिया के बढ़ने की और उस विशेष वातावरण में पनपने की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डाला। ऐसे म्यूटेशंस भी हो सकते हैं जो बाहर के खुले वातावरण में प्रबल रूप से सामने जाते हैं, लेकिन क्योंकि एक बहुत सिंपल एनवायरनमेंट है, तो शायद यहाँ वो जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाए। और बाकी के आधे म्यूटेशंस की मोटे तौर पर बात करें तो असल में ये हानिकारक म्यूटेशंस हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया को कंपटीशन में कमजोर बना देते हैं। लेकिन शायद उन लाखों म्यूटेशन में जो हर रोज होते हैं, शायद ऐसे 10 होंगे, शायद ऐसे 100 होंगे, या शायद ऐसे 1000 होते होंगे, जो वास्तव में सेल में कुछ ऐसा बदलाव लाते हैं जो बैक्टीरिया को दूसरे से कंपीट करने में अपने पूर्वजों से ज्यादा मजबूत बनाते हैं। और वही वाले बैक्टीरिया फिर दिन भर बढ़ते हैं। फिर हर दिन 99% आबादी खत्म कर दी जाती है। उनमें से 1% किस्मत वाले बच जाते हैं। और अगर उस लकी 1% में से पिछले दिन वाला कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो दूसरों से 10% अधिक तेजी से बढ़ रहा था, तो अगले फ्लास्क में उसके बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये अगले दिन अगले फ्लास्क में पहुंच जाता है, जिससे इसे एक फ्रेश मीडियम मिलता है। ये यहां 10% तेजी से बढ़ना जारी रखेगा, जो विस्फोटक रूप से कई गुना होता रहेगा। इसीलिए म्यूटेशन जब दिखने लगते हैं तो बहुत कम होते हैं और उनमें से कई तो खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन एक बार जब वे कॉमन हो जाते हैं और यदि उनमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, तो वे पूरी आबादी में फैल जाते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है? मेरा मतलब है कि हम कैसे बता सकते हैं कि वे अपने पर्यावरण के अनुकूल होते जा रहे हैं? वेल, यहाँ पर काम आता है बैक्टीरिया के कई यूनिक गुणों में से एक। उन्हें लंबे समय तक फ्रीज करके रखा जा सकता है और जरूरत पड़ते ही पुनर्जीवित किया जा सकता है। और इसीलिए इन्हें यहाँ सस्पेंड एनिमेशन में स्टोर किया जाता है। तो ये वो रेक्स हैं जिनमें अलग अलग पीढ़ियों के बैक्टीरिया के फ्रोजन सैंपल्स रखे जाते हैं। हर 500 पीढ़ियों के बाद, जो कि लगभग 75 दिनों में पूरी होती है, ये हर पॉपुलेशन का एक सैंपल फ्रीज करके रख लेते हैं। पिछली पीढ़ियों को फ्रीज करते हुए लेंस्की और उनकी टीम के पास फ्रोजन फॉसिल का एक रिकॉर्ड तैयार हो गया है। इसीलिए हमारे तो 30 साल पहले के सैंपल भी पूरी तरह काम आ जाते हैं। और ये हमें वो करने की क्षमता देता है जिसे मैं टाइम ट्रेवल या काल यात्रा कहना पसंद करता हूँ। हम हकीकत में अलग अलग समय में जी रहे जीवों की तुलना कर सकते हैं। इसीलिए 70,000वीं पीढ़ी के बैक्टीरिया का कंपटीशन उनके पूर्वजों से करवा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। फिटनेस मेजर करने का इनका तरीका ये है कि ये बैक्टीरिया की वर्तमान पीढ़ी को उनकी पुरानी पीढ़ियों से कम्पीट करते हैं। ये बैक्टीरिया के एक फाइट क्लब की तरह है। ये लोग एक पुरानी पीढ़ी को निकालकर उसे पिघलाकर उसे वर्तमान पीढ़ी के साथ एक फ्लास्क में मिक्स कर देते हैं और फिर उस सॉल्यूशन का एक सैंपल एक प्लेट में लेते हैं और देखते हैं कि कौन सी आबादी शुरुआत में ज्यादा मात्रा में है। फिर वे उस फ्लास्क को एक दिन के लिए इंक्यूबेट करके फिर से बाहर निकालकर एक प्लेट में ले लेते हैं। इस सब का मकसद इनके रिलेटिव ग्रोथ रेट को कंपेयर करना है, मतलब कौन सी पीढ़ी ने ग्लूकोज की बेहतर खपत की और ज्यादा तेजी से डिवाइड हुई। तो आखिर आप इवॉल्व हुए बैक्टीरिया और उसके पूर्वज के बीच में अंतर कैसे करेंगे? क्या वो आपकी तरह छोटे झंडा लहराते हुए बोलते हैं, ओ भाई मैं इवॉल्व बैक्टीरिया हूं? और जाहिर है वो ऐसा नहीं करते। लेकिन हमने इस एक्सपेरिमेंट में कलर मार्कर्स को एम्बेड किया हुआ है। तो एक खास तरह की प्लेट पर डेवलप हुई हमारी 6 पॉपुलेशन लाल कलर की कॉलोनियां बनाती है और दूसरी 6 सफेद कॉलोनियां बनाती है। तो अब हमारे पास इनके पूर्वजों का ऐसा वर्जन है जो लाल कॉलोनियां बनाता है और एक ऐसा है जो सफेद कॉलोनियां बनाता है। तो हम लाल रंग की इवॉल्व हुई आबादियों में से एक का मुकाबला उनके सफेद पूर्वजों के साथ करवा सकते हैं और इस तरह हमें फर्क मालूम पड़ जाएगा। इस मामले में यह साफ है कि इवॉल्व हुई लाल आबादी ने अपने सफेद पूर्वज को कंपटीशन में पीछे छोड़ दिया। अब विजेता कौन है, ये निर्धारित करने के लिए सभी कॉलोनीज की गिनती हाथ से की जाती है। ये बताएं कि इस प्रयोग की शुरुआत की सबसे बड़ी खोज क्या रही थी?
सबसे पहली चीज तो हमें ये मालूम पड़ी कि ये डार्विन की प्राकृतिक चयन द्वारा एडॉप्टेशन वाली थ्योरी का जीता जागता सबूत है। हालांकि इस थ्योरी पर हमें पहले भी कोई संदेह नहीं था, लेकिन हाँ, ये समय के साथ साथ बेहतर कंपटीटर बनते जा रहे हैं। इवोल्यूशन को लेकर किए गए दूसरे प्रयोगों में भी ये देखा गया है कि एक नए एनवायरमेंट में इवोल्यूशन बड़े धमाकेदार तरीके से शुरू होता है और फिर समय के साथ साथ धीमा होता जाता है, और इसीलिए हमने उस ऑब्जर्वेशन को रिपीट किया। और मुझे लग रहा था कि लॉन्ग टर्म में एक बिंदु पर आकर ये रेखाएं फ्लैट हो जाएंगी, और मैं वास्तव में इस प्रयोग को रोकने के बारे में सोचने लगा। लेकिन मेरे सहकर्मियों और मेरी पत्नी मैडलिन ने मुझे अक्लमंदी भरी सलाह दी कि हमें इसे जारी रखना चाहिए, और इसके लिए मैं राजी हो गया। और उन्होंने ये बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि 2003 में बैक्टीरिया ने एक बहुत ही अद्भुत व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। उन 12 वंशों में से एक ने अचानक एक दूसरे कार्बन स्रोत साइट्रेट को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जो पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे मीडियम में मौजूद था। इस मीडियम में इसकी भूमिका एक चेलेटिंग एजेंट की होती है, जो मीडियम के अंदर मौजूद मटेरियल को बांध कर रखता है। ई कोलाई की एक प्रजाति होने की ओरिजिनल परिभाषा के अनुसार वो इसे खाने में सक्षम नहीं है, लेकिन एक दिन हमने पाया कि हमारे एक फ्लास्क में अधिक मैलापन था। मुझे लगा कि शायद उसके अंदर कोई कंटेमिनेंट आ गया है, शायद कुछ ऐसे जीवाणु उसमें घुस गए थे जो साइट्रेट को खा सकते थे, और इसीलिए उन्होंने मैलापन बढ़ा दिया था। हमने वापस फ्रीजर खोला और इवोल्यूशन को फिर से शुरू किया। हमने ये जांच करना भी शुरू किया कि क्या वो बैक्टीरिया वाकई में ई कोलाई ही थे। हाँ, वे ई कोलाई ही थे। क्या वे वास्तव में ई कोलाई थे जो अपनी पुश्तैनी नस्ल से आए थे? इसलिए हमने उन पर जेनेटिक्स करना शुरू किया। पूरी कहानी अब एकदम साफ हो गई थी। इन बैक्टीरिया वंशों में से एक को सुबह उठकर ये सूझा कि ग्लूकोज खाया जाए, और उन्होंने एक खट्टी मीठी चीज चखी जो अभी तक किसी दूसरी वंशावली ने नहीं चखी थी, और उन्होंने इसे खाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें कार्बन और एनर्जी का एक और सोर्स मिल गया। जैक को इस सवाल में दिलचस्पी थी कि इसे ये विकसित करने में इतना समय क्यों लगा, और क्या केवल एक ही आबादी ने उस क्षमता को विकसित किया है। उन्होंने फ्रीजर खोला और उस वंश के इंडिविजुअल बैक्टीरिया या उनके क्लोनों को उठाया जिनके अंदर एक क्षमता विकसित हुई थी, और फिर उन्होंने अलग अलग बिंदुओं से शुरू करके उस क्षमता को फिर से विकसित करने की कोशिश की। तो देखा जाए तो एक मायने में ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक फिल्म की टेप है, और हम कहते हैं कि चलो इसे रिवाइंड करके 5 मिनट पर वापस जाते हैं। चलो फिल्म के 10वें मिनट पर, फिल्म के 20वें मिनट पर वापस चलते हैं, और देखते हैं कि क्या इसके रिजल्ट्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि हमने कब किया था। क्योंकि साइट्रेट फेनोटाइप में असल में इस बात के लिए 2 अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं कि इसका इवॉल्व होना इतना मुश्किल क्यों था। एक एक्सप्लेनेशन तो ये थी कि ये बस एक रेयर म्यूटेशन था। ऐसा नहीं था कि इनमें से एक ने बस एक अक्षर बदल दिया। ये कुछ ऐसा था जहां शायद आपको डीएनए के एक निश्चित सेगमेंट को पलटना पड़ा, और आपके पास बिल्कुल यही ब्रेक पॉइंट और बिल्कुल वही ब्रेक पॉइंट होना चाहिए था, और ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका था। तो ये एक दुर्लभ घटना थी, लेकिन ये किसी भी समय हो सकती थी। इसकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि कुछ ऐसा हुआ कि घटनाओं की एक श्रृंखला थी जिसमें एक पूरी तरह से सामान्य ऐसी चीज संभव हो पाई जो शुरू में पॉसिबल नहीं थी। क्योंकि एक म्यूटेशन ऐसा इफेक्ट तभी पैदा कर सकता है जब उस जीव के दूसरे पहलू भी बदल गए हों। इस लंबी कहानी को छोटा करके कहें तो कुछ ऐसा पता चला है कि इस लक्षण का विकसित होना इतना कठिन इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही परिकल्पनाएं सत्य है। इस प्रयोग में कुछ और भी आश्चर्यजनक बातें सामने आई हैं, जैसे कि समय बीतने के साथ बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने की बजाय कम होती जाती है, लेकिन हर एक बैक्टीरिया आकार में बड़ा हो गया है। 12 में से 6 आबादियों में हाइपर म्यूटेबिलिटी विकसित हो गई है। इसका मतलब उनके म्यूटेशन की दर उनके पूर्वजों की तुलना में 100 गुना अधिक हो गई है। लेकिन इन आबादियों में बाद में कुछ अतिरिक्त म्यूटेशन होने लगे, जिससे उनमें म्यूटेशन की दर वापस नीचे आ गई। मेरा मतलब है दूसरों की तुलना में तेजी से विकसित होने में सक्षम होना फायदेमंद है, लेकिन अगर म्यूटेशन की दर बहुत अधिक है तो संतानों में बहुत अधिक हानिकारक म्यूटेशन होते हैं। लेकिन शायद सबसे आश्चर्यजनक खोज वो है जो हुआ ही नहीं था। मेरा ये मानना कि वे फ्लैट लाइनिंग थे गलत निकला। मैंने एक बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल मॉडल का उपयोग करके ये सोच लिया था। मुझे लगता है कि आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नामक एक चीज बना सकते हैं जिसमें शुरुआत में ऊंची स्लोप होती है और फिर एक एसिम्पटोट बना लेता है। लेकिन ये भी उतना ही सिंपल मॉडल है। फिर एक मॉडल है जिसमें केवल 2 पैरामीटर हैं जिन्हें पावर लॉ मॉडल कहा जाता है। इसके अनुसार चीजें धीमी तो हो जाती है, लेकिन इसकी कोई ऊपरी लिमिट नहीं होती। ये कहता है कि आप बस इसे अनंत काल तक जारी रखिए। इसमें चीजें तेजी से तो चलती रहेंगी, लेकिन इसमें सुधार की गति धीमी होती जाएगी। और हमने देखा कि ये मॉडल वास्तव में हमारे डेटा में फिट बैठता है, बनिस्बत की उस ओरिजिनल मॉडल के जिसकी मैंने कल्पना की थी। और न केवल ये बेहतर फिट बैठता है, बल्कि ठीक है, आप कहते हैं स्टैटिस्टिक्स है, विज्ञान है, फिटिंग कर्व है, लेकिन ये वास्तव में भविष्य के बारे में बता सकता है। और यही इसकी मजेदार बात है, क्योंकि यदि ओरिजिनल मॉडल में मान लीजिए आप 5000 पीढ़ियों जितना फिटनेस डाटा डालेंगे और इसे भविष्य का अनुमान लगाने को कहेंगे, तो ये कहेगा कि एसिम्पटोट कहाँ है।
लेकिन जैसे जैसे हमें और डेटा मिलता है पता चलता है कि बैक्टीरिया यहाँ ऊपर है और हम एसिम्प्टोट से आगे निकल चुके हैं, जबकि ये पावर लॉ मॉडल है जो कहता है चीजें धीमी हो रही है लेकिन कभी भी एक एसिम्प्टोट तक नहीं पहुंच रही है। हमने इसे अपने पिछले वाले डेटा का 1/10 दिया और हमने देखा कि ये आगे की 50,000 और यहाँ तक की 60,000 पीढ़ियों तक को भी बहुत सटीक रूप से प्रोजेक्ट कर देता है। तो एक तरह से इवोल्यूशन की ट्रेजेक्टरी के भविष्य का कोर्स प्रेडिक्ट कर देता है और मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। इसने मेरे एक्सपेरिमेंट को देखने के नजरिए को बदल डाला और पृथ्वी पर जीवन को देखने के तरीके को भी कुछ कुछ बदल दिया। मेरा मतलब है पृथ्वी पर जीवन इवोल्व होना कभी बंद नहीं होता है और हम ये जानते भी हैं, लेकिन हमें लगता है कि ओ ये सब एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट है, ये इंसानों के इम्पैक्ट की वजह से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वायरस है जो अपने होस्ट को अटैक कर रहे हैं और इस तरह का को इवोल्यूशन है जो इवोल्यूशन को कभी रुकने नहीं देता है। ये दुनिया लगातार बदल रही है और ये बिल्कुल सही है कि इवोल्यूशन कभी नहीं रुकता है, ये 100% सच है। लेकिन हमारा प्रयोग जो बताता है वो ये है कि एनवायरनमेंट में यदि कोई भी परिवर्तन न हो तब भी ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे मौके होते हैं जो प्रोग्रेस करने का अवसर देते रहते हैं। बात ये है कि एनवायरनमेंट कांस्टेंट हो तब भी प्रोग्रेस कभी नहीं रुकेगी। ये उन सभी बातों में से एक है जिस कारण से इस प्रयोग को मैं जारी रख रहा हूं। क्या यह मॉडल भविष्य में फिटनेस की ट्रेजेक्टरी का सही अनुमान लगाना जारी रखेगा?